जो पूर्ण योगकारी स्थिति होती है वो तब बनती है जब एक ग्रह त्रिकोण का भी स्वामी हो और केंद्र भाव का भी स्वामी हो। कुंडली में एक पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव त्रिकोण भाव होते हैं और पहला, चौथा, सातवां और 10वां केंद्र भाव होते हैं। तो जब एक त्रिकोण भाव का और एक केंद्र भाव का दोनों का स्वामी होता है तब ये पूर्ण योगकारी स्थिति बनती है। शुक्र की दोनों जो राशियां हैं उनकी अगर लग्न होगी, यानी वृषभ लग्न या तुला लग्न होगी, तो वहां पर शनि जो होगा वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होगा। कर्क लग्न की कुंडली में और सिंह लग्न की कुंडली में जो मंगल होगा वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होगा। तो जो मकर लग्न की कुंडली होती है वो उसमें शुक्र जो है वो पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। और उसी की तरह जो कुंभ लग्न की कुंडली होती है, शनि की दूसरी राशि, उसकी जब लग्न होती है कुंभ लग्न, उसमें भी शुक्र जो है पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों की पूर्ण योगकारी स्थिति क्या होती है। मतलब एक कुंडली में कोई ग्रह पूर्ण योगकारी स्थिति में होता है वो कब होता है। तो मैंने यहाँ पे 12 कुंडली बनाई हुई है क्योंकि मैं हर एक कुंडली में एक लग्न को दर्शा रहा हूं। हर एक जो एक कुंडली है वो या तो मेष लग्न की हो सकती है, या तो वृषभ लग्न की हो सकती है, या तो मिथुन लग्न की हो सकती है, या तो कर्क लग्न की हो सकती है, या तो सिंह लग्न की हो सकती है, या कन्या की, या तुला की, या वृश्चिक की, या धनु की, या तो मकर लग्न की हो सकती है, या कुंभ लग्न की हो सकती है, या मीन लग्न की हो सकती है। तो ये 12 राशि होती है और 12 ही लग्न हो सकती हैं। तो 12 तरीके की जब लग्न होती है तो उस स्थिति में ग्रहों की बात नहीं हो रही है, ग्रह कहीं भी बैठे हो सकते हैं किसी कुंडली में। सिर्फ ये बात हो रही है कि राशियों के हिसाब से जो ग्रह है वो पूर्ण योगकारी कैसे बन जाते हैं। मतलब किसी कुंडली में एक ग्रह कहीं भी बैठा हो, अगर वो पूर्ण योगकारी स्थिति में है तो वो समझ लीजिए कि उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको अच्छे रिजल्ट ही देगी और बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है। तो पहले हम मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। तो ये जो योगकारी है, पूर्ण योगकारी स्थिति कैसे बनती है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मेष लग्न की कुंडली है तो एक कुंडली में, पहले तो एक कुंडली में समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 1, 5 और 9 त्रिकोण हाउस होते हैं और ये सदैव शुभ होते हैं। इनमें बैठी राशि, उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सदैव शुभ रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो 1, 5, 9 हमारे त्रिकोण हाउस हो गए और 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र भाव हो गए। और ये इनमें जो राशि प्लेस्ड होती है उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो राशि पे डिपेंड होता है कि वो शुभ फल देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये भी शुभ फल देने में ही ग्रह आते हैं। यानी ये आप मान के चलिए कि 70% शुभ फल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि 70% चांसेस हैं, 70% चांसेस है कि वो ग्रह शुभ फल देगा और 30% चांसेस है कि वो अशुभ फल देगा। और कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वो किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र भाव हो गए और 1, 5, 9 ये हमारे त्रिकोण भाव हो गए। भाव, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण भाव और एक पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ये केंद्र भाव हो जाते हैं। मतलब यही दो ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें कोई ग्रह पूर्ण योगकारी बन जाता है। तो वो कैसे बनता है। अब यहाँ पे हमने मेष राशि ले ली, इसलिए जो पहली राशि है वो यहाँ पे प्लेस हो गई। पहला नंबर मेष राशि का होता है तो वो लग्न में कौन सी राशि प्लेस हो गई, पहली। तो पहली राशि प्लेस हो गई तो वो पूरे जो हाउसेस के हिसाब से ही राशि हमें प्लेस हो जाएगी, वो है ना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेष राशि है ना ये। तो मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। और साथ में वो कौन सी राशि का स्वामी होता है, वृश्चिक का। लेकिन वो किस हाउसेस के स्वामी हो गए, अब वो
फर्स्ट हाउस के और 8th हाउस के स्वामी हो गए। ठीक है, अब चूंकि वो फर्स्ट हाउस के स्वामी है, फर्स्ट हाउस आपका त्रिकोण भाव भी है और साथ में केंद्र भाव भी है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रह फर्स्ट हाउस का स्वामी होता है वो पूर्ण योगकारी स्थिति में नहीं आता, बट वो सदैव शुभ फल ही देता है। अगर कोई ग्रह फर्स्ट हाउस का स्वामी है तो वो पूरी कुंडली में उसकी जो दूसरी राशि हो वो कहीं भी बैठी हो, वो मतलब सम प्रभाव में आ जाती है। जो दूसरी राशि होती है वो सम प्रभाव में आ जाती है। मतलब जो 8th हाउस में अगर कोई मतलब जैसे मंगल की राशि 8th हाउस में भी बैठी है, ठीक है, तो जो 8th हाउस के जो प्रभाव है ना, जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि कहते हैं ना 6, 8, 12 हमारी कुंडली में सबसे खराब ग्रह मतलब खराब भाव होते हैं, लेकिन ये 8वें भाव का भी जो खराब फल होते हैं वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मंगल है वो साथ में फर्स्ट हाउस का भी स्वामी है, फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, ये शुक्र की राशि होती है दूसरी और 7वीं, तो 7वीं तो केंद्र भाव का मतलब केंद्र भाव है 7वां, लेकिन दूसरा नहीं है। फिर तीसरी बुध की राशि होती है मिथुन राशि, और साथ में कौन सी होती है, कन्या राशि, तो बुध भी नहीं है क्योंकि वो तीसरे भाव और 6ठे भाव का स्वामी है। ठीक है, फिर चौथा चंद्रमा, तो अब होगा क्या कि जो चंद्रमा है वो सिर्फ केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का नहीं है। ठीक है, और केंद्र का स्वामी मैंने क्या बताया कि उसकी जो शुभता है वो डिपेंडेबल होगी, क्योंकि वो केंद्र की जो शुभता है वो डिपेंडेबल होती है कंडीशंस पे, मतलब यहाँ पे जो पूरी कुंडली बनेगी उसकी कंडीशंस पे वो डिपेंड होगी। ठीक है, देन सूर्य, अब सूर्य देखिए कि सूर्य की एक ही राशि है, सॉरी जो नेक्स्ट राशि है वो 5वीं, और 5वीं राशि कौन सी होती है, सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, जो कि एक ही राशि का स्वामी है सिर्फ 5वीं का, और वो क्या है, त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण के भाव में बैठा, 5वें भाव में बैठा हो, 5वें भाव का स्वामी हो गया ना सूर्य, तो ये शुभ फल देगा, ये सदैव शुभ फल देगा क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी हो गया। बट मतलब ये जो सूर्य है ना आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, ठीक है, फिलहाल तो मैंने क्योंकि ये दिखाने के लिए, सूर्य यहाँ पे प्लेस नहीं है, सूर्य यहाँ पे प्लेस्ड नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जो ये 5वीं राशि का मालिक कौन है, सूर्य, और 5वीं राशि का जब मालिक सूर्य है तो वो मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है रेड होगा ये तो शुभ फल देंगे। ठीक है, और ब्लैक में वो लिखा है कि ये थोड़ा शुभ से ज्यादा देंगे, शुभ से ज्यादा, या कहो कि ज्यादा शुभ है। ठीक है, और पूर्ण योगकारी मैंने इस तरीके से लिखा ब्लू में और साथ में उस पर ब्लैक कलर का सर्कल बनाया है, तो ये पूर्ण योगकारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक ग्रह त्रिकोण का, सिर्फ त्रिकोण का भी स्वामी होता है ना, तो वो शुभ फल देने लगता है। ठीक है, तो मतलब वो शुभ फल होता है लेकिन वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं होती, वो शुभ जरूर होती है। ठीक है, तो अब सूर्य है, अब सूर्य जो है वो सिर्फ एक ही राशि का स्वामी है, सिंह राशि का, और वो त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो इसलिए वो शुभ फल देगा क्योंकि दूसरा कोई भाव उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ठीक है, देन तीसरी छठी देख ली हमने, दूसरी 7वीं देख ली, पहली और 8वीं देख ली। अब 9 गुरु, यहाँ पे 9 का गुरु हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे गुरु क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो भाई उसका स्वामी है, मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी, ये जो 9वां भाव है ये भी त्रिकोण भाव है, और ये त्रिकोण भाव का स्वामी है गुरु, धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, और साथ में मीन राशि का भी स्वामी है। तो अब मीन राशि देखेंगे वो तो कहाँ है, तो ये 12th हाउस में है। ठीक है, तो सिर्फ एक जो फर्स्ट हाउस है ना, इसमें मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक फर्स्ट हाउस ऐसा है, अगर कोई दूसरी राशि उसकी खराब भाव में भी बैठी है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये साथ में त्रिकोण और केंद्र दोनों हाउस है। ठीक है, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं अपने आप में। जो फर्स्ट हाउस है वो अपने आप में केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो अगर एक राशि
किसी ग्रह की एक राशि इस फर्स्ट हाउस में बैठी है, तो जो अगर वो दूसरी राशि किसी खराब घर में भी बैठी है तो वो हाउस उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और ये मंगल सदैव शुभ फल देगा त्रिकोण की तरह। ठीक है, लेकिन त्रिकोण भाव में ऐसा नहीं होता। अगर त्रिकोण भाव में, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप में एक त्रिकोण है ना, ये अपने आप में एक केंद्र है, ये अपने आप में एक त्रिकोण है, लेकिन ये अपने आप में एक त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी है। ठीक है, ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि अब त्रिकोण भाव का स्वामी कौन है? गुरु, लेकिन वो साथ में मीन राशि का भी स्वामी है और वो 12th हाउस का स्वामी है। तो अब ये 12th हाउस इसको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ये 12th हाउस इसको इन्फ्लुएंस करेगा, और इन्फ्लुएंस करेगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये शुभ नहीं होगा, यहाँ पे गुरु शुभ नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा शुभता में कमी आ जाती है, केंद्र की तरह शुभ हो जाता है। अब यहाँ पे वो शुभता जो है वो डिपेंडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज है, तो यहाँ पे शुभता डिपेंडेबल हो जाएगी। और फिर अब अगला कौन सा है? तो अगला है मकर राशि और कुंभ राशि। मकर और कुंभ का स्वामी होता है शनि। अब ये केंद्र भाव का स्वामी है, और ये तो ना केंद्र है ना त्रिकोण है, तो यहाँ पे ये मतलब कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने मेष लग्न की कुंडली देख ली कि यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली पे कोई भी योगकारी पूर्ण योगकारी प्लानेट नहीं होता है। ठीक है, अब हम वृषभ लग्न की कुंडली पे चलते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जो है यानी शुक्र की राशि है। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र की एक राशि फर्स्ट हाउस में बैठी है। ठीक है, अब उसकी जो सेकंड राशि है वो किसी भी घर में बैठी हो, फिर भी जो शुक्र है वो किसी जातक के लिए अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में शुभ फल ही देगा। ठीक है, हमेशा वो ये जो अब इसकी जो दूसरी राशि है तुला, वो 6ठे हाउस में बैठी है। ठीक है, 6ठे हाउस में बैठी है। अब यहां से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि हाउस भी वही था और राशि भी वही थी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे हाउस अलग है, ये फर्स्ट हाउस है, ये 6th हाउस है, बट राशि दूसरी यानी वृषभ राशि बैठी है, और यहाँ पे तुला राशि बैठी है, प्लेस्ड है। ठीक है, इन दोनों का स्वामी कौन है? शुक्र। अब शुक्र चूंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है, लग्न हाउस का स्वामी है, तो वो शुभ फल ही देगा। ये जो 6ठा हाउस है इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, बट अब चूंकि इसकी एक राशि 6th हाउस में बैठी है, इसलिए ये पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बनी। मैंने क्या बोला था? पूर्ण योगकारी स्थिति कब बनती है? जब एक ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो। लेकिन ये फर्स्ट हाउस में वो त्रिकोण और केंद्र दोनों तो है, बट उसकी जो एक राशि है वो 6th हाउस में बैठी है। इस वजह से उसकी मतलब वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन पाई। वहां पे शुभ तो है, वो शुभ फल तो देगा, लेकिन जो पूर्ण एक राजयोगकारी स्थिति बनती है वो नहीं बन पाएगी। शुक्र देख लिया। अब ये तीसरा मिथुन और कन्या, इन दोनों का स्वामी कौन है? बुध। अब ये 5th हाउस का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, बट यहाँ पे ना तो केंद्र है ना त्रिकोण है, तो ये बुध कंसीडर नहीं होगा। देन चंद्रमा 3rd हाउस का स्वामी, ना तो ये केंद्र है ना त्रिकोण है। पांचवी राशि किसकी है? सूर्य की, मतलब जो सिंह राशि है उसका स्वामी कौन है? सूर्य, बट ये सिर्फ केंद्र है तो त्रिकोण नहीं है। तो केंद्र भाव तो वैसे ही शुभता में डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो वो मतलब कंडीशंस पे शुभ होगा या नहीं होगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्रहों की जिस तरीके से प्लेसमेंट्स होगी, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। देन 6ठा हमने देख ही लिया, 7वां हमने देख ही लिया, 8वां। तो 8वीं राशि वृश्चिक, और ये कौन सी राशि है? पहली मतलब वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो वो 7th हाउस यानी केंद्र भाव का तो स्वामी है, बट वो साथ में 12th हाउस का स्वामी है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं अशुभ ही हो गया ये। ठीक है, देन
यहाँ पे नाइन्थ ये जो अब धनु राशि जो है, मतलब 9 नंबर जो है वो धनु राशि का होता है, और धनु राशि और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। ठीक है, तो ये छठे हाउस का स्वामी, सॉरी 8th हाउस का स्वामी हो गया और 11th हाउस का स्वामी हो गया, तो ये तो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, गुरु। देन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप शनि, मतलब 10 नंबर किसका है, मकर राशि का, और 11 नंबर किसका है, कुंभ राशि का। और मकर और कुंभ के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं, शनि होते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप कि जो 10 नंबर लिखा है वो 9th हाउस में लिखा है, यानी 9th हाउस त्रिकोण भाव हो गया, और 11 नंबर लिखा है वो 10th हाउस में लिखा है। ठीक है, तो जो 11 जो कुंभ राशि है वो आपके केंद्र भाव में प्लेस्ड है, और मकर राशि आपके त्रिकोण भाव में प्लेस्ड है। तो एक राशि त्रिकोण भाव में है और एक राशि केंद्र भाव में है, तो शनि जो है वो एक केंद्र भाव का स्वामी है और एक त्रिकोण भाव का स्वामी है। इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, तो जो शनि है वो वृषभ लग्न की कुंडली में पूर्ण योगकारी स्थिति में आ जाता है। और जब भी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगेगी तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए तत्पर होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, कि जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा आएगी तो जातक को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम जल्दी जल्दी से मिथुन लग्न को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, जो बुध ग्रह है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, और फर्स्ट हाउस अपने आप में त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी है, और साथ में वो 4th हाउस का स्वामी जो एक केंद्र भाव भी है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे देखो 2 केंद्र का स्वामी हो गया, वो 2 केंद्र हाउस का स्वामी हो गया और एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया। लेकिन जो 2 केंद्र हाउस का जो जब वो स्वामी हो गया ना, तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। यहाँ पे एक केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जिससे उसकी जो पूर्ण योगकारी स्थिति होती है ना, वो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, शुभ तो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा कि वो शुभ तो होंगे, वो इससे ज्यादा शुभ होंगे। ठीक है, लेकिन जो केंद्राधिपति दोष लग जाता है उसकी वजह से उनकी शुभता में कमी आ जाती है और वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बना पाते। तो यहाँ पे हुआ क्या, बुध 2 केंद्र भाव का स्वामी हो गया, साथ में एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया। तो वो जो कंडीशन वो नहीं बन पाई कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए था। ठीक है, तो वो स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए ये पूर्ण योगकारी स्थिति में नहीं आ पाया बुध। ठीक है, उसके बाद बुध के बाद चंद्रमा 2nd हाउस का स्वामी है, कंसीडर नहीं होगा। सूर्य जो है वो 3rd हाउस का स्वामी है, वो भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, छठे की हम बात कर चुके हैं। अब तुला राशि यानी शुक्र की बात होगी, तो शुक्र तुला और वृषभ का स्वामी होता है, तो शुक्र 5वें यानी त्रिकोण का स्वामी तो है, लेकिन साथ में 12th हाउस का स्वामी भी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, देन मंगल 6th हाउस का स्वामी है और साथ में 11th हाउस का स्वामी, वो तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होगा, 6th और 11th का स्वामी। ठीक है, देन गुरु धनु राशि का स्वामी है और मीन राशि। अब देखिए कि यहाँ पे 2 केंद्र का स्वामी हो गया गुरु, 9 और 12, तो यहाँ पे भी केंद्राधिपति दोष लग जाता है, दोनों केंद्र का स्वामी। खैर इसमें पूर्ण योगकारी स्थिति तो आएगी नहीं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी तो है ही नहीं, सिर्फ 2 केंद्र का स्वामी है। ठीक है, तो साथ में केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है, तो वो शुभता में कमी आ गई। ठीक है, देन यहाँ पे जो शनि है वो 8th हाउस का स्वामी है और त्रिकोण भाव का स्वामी है, नहीं 9th हाउस का स्वामी है, लेकिन साथ में 8th हाउस का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं हो पाएगा। 12वीं की हम बात कर चुके हैं, इसकी बात कर चुके, मतलब मेष राशि की बात कर चुके हैं मंगल के साथ, और वृषभ राशि की बात कर चुके हैं शुक्र के साथ। तो हमने देखा कि जो मिथुन लग्न है उसमें भी कोई पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन रही है। देन हम कर्क लग्न की बात करते हैं। तो कर्क लग्न में आप देख सकते हैं, पहले तो जो 1st हाउस का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और वो सिर्फ 1st हाउस का स्वामी है, यानी एक ही राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और वो है ही 1st हाउस का स्वामी, तो एक त्रिकोण हो गया, एक केंद्र हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी
पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि सिर्फ उसकी एक ही राशि है और वो सिर्फ फर्स्ट हाउस में, तो वो पूर्ण योगकारी और शुभ के बीच की स्थिति बनती है, लेकिन वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मेरे लॉजिक के हिसाब से मान के चलता हूं कि ये भी पूर्ण योगकारी स्थिति है, क्योंकि फर्स्ट हाउस अपने आप में केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी है, और चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि होती है। ठीक है, तो एक ही राशि अगर वो केंद्र भाव का स्वामी भी है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी है तो ये पूर्ण योगकारी स्थिति है। ठीक है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से उसको पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं ली गई है। ठीक है, तो चंद्रमा हो गया हमारा। अब सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी है तो कंसिडर नहीं होगा। फिर बुध थर्ड हाउस का स्वामी है और साथ में 6 के बाद 3 ट्वेल्थ हाउस का स्वामी है। 6 और 3 तो थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस ये तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा। फिर शुक्र केंद्र भाव का भी स्वामी है और दूसरा 11th का, तो केंद्र भाव 11th भाव, तो ये तो ना केंद्र है ना त्रिकोण है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। शुक्र कंसिडर नहीं होगा। मंगल 5th हाउस का स्वामी यानी त्रिकोण का स्वामी है और 10th हाउस का स्वामी यानी केंद्र भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई। जो मंगल है वो एक त्रिकोण भाव का स्वामी है और एक केंद्र भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे पूर्ण योगकारी स्थिति बन गई। तो कर्क लग्न की कुंडली में जो मंगल होता है वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होता है। ठीक है, और जब भी इसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये ग्रह किसी कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो वो बहुत अच्छे ही फल देके जाएगा। देन धनु राशि ले लेते हैं। धनु के साथ मीन राशि, तो ये 6ठे हाउस का स्वामी है और साथ में त्रिकोण हाउस का स्वामी है 9th हाउस का, तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये 6ठे के साथ भी है, 6ठे में का स्वामी भी है। ठीक है, अब शनि है वो 7th का है और 8th का है, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, देन इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। तो कर्क लग्न की कुंडली में जो मंगल है वो एक पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। साथ में मेरे लॉजिक के हिसाब से चंद्रमा भी एक पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। सिंह लग्न में भी वही सेम है। जो सूर्य है वो सिर्फ एक राशि का स्वामी है और वो त्रिकोण मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी है, तो त्रिकोण का भी स्वामी हो और केंद्र का भी स्वामी हो गया। बट हमारे शास्त्रों में इसे पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं कही गई है। अब बुध मतलब जो कन्या राशि है वो बुध कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया और मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया, जो कि 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी है बुध, तो वो कंसीडर नहीं होगा। फिर शुक्र है वो 3rd हाउस का स्वामी है और साथ में केंद्र भाव का स्वामी है, तो 3rd हाउस और केंद्र भाव के जो 10th हाउस है वो केंद्र हाउस है, तो उसका कंसीडर नहीं होगा, है ना। तीसरा भाव और 10वां भाव कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कि सूर्य की लग्न में जो मंगल है वो क्या था आपका 4th हाउस यानी केंद्र भाव का स्वामी है और 9th हाउस यानी त्रिकोण भाव का स्वामी है। 4th हाउस केंद्र है, 9th हाउस त्रिकोण है, और जो मंगल है वो वृश्चिक राशि और मेष राशि, वृश्चिक राशि उसकी 4th हाउस में और मेष राशि उसकी 9th हाउस में है, तो एक केंद्र भाव का एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया, तो वो एक पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। तो चंद्र लग्न में मंगल पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है और सूर्य लग्न में भी मंगल योगकारी स्थिति बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो 5th हाउस है वो 5th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है यानी धनु राशि, और धनु और मीन का स्वामी और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु, और गुरु 5th हाउस यानी त्रिकोण भाव का स्वामी है, बट वो 8th हाउस का भी स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। फिर शनि 8th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस का स्वामी है। मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, और वो 6th हाउस का स्वामी और 7th का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। फिर 1 की हम बात कर चुके हैं, 2 की बात कर चुके हैं, 3 की बात कर चुके हैं, और चंद्रमा सबसे लास्ट में आता है वो 12th हाउस का स्वामी है, तो वो भी कंसीडर नहीं होगा। सूर्य लग्न हो गया। अब हमारा कन्या लग्न। अब कन्या लग्न में जो 1st हाउस का स्वामी है बुध, फिर से है ना, ये कहाँ पे था, मिथुन लग्न में, तो यहाँ पे भी है, और वो साथ में केंद्र का भी स्वामी है, तो वही केंद्राधिपति दोष लग गया। तो केंद्राधिपति दोष लग गया तो ये पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बनी। ठीक है, अब से शुक्र की बात कर लें, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो 7 नंबर और 2 नंबर
सेकंड हाउस का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी। हालांकि ये अच्छी स्थिति है ना। इस कुंडली में ये भी शुभ हो गया, यानी एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया, सेकंड हाउस का, यानी वो भी धन भाव होता है। बट वो वही बात है कि शुभता में फिर भी डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, ग्रहों की प्लेसमेंट्स, उसकी जो ग्रहों की डिग्रियां जो है, उनकी एस्पेक्ट्स, जो उनकी दृष्टियां होती हैं, वो सब अभी हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो उसकी वजह से उसकी सुविधा में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, इसलिए वो अभी यहां पर कंसीडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शुक्र हो गया सेकंड हाउस का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी, तो शुभ नहीं होगा। देन अब मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया, तो उसकी जो अगली जो दूसरी राशि है मेष, वो 8th हाउस में बैठी है, तो 3rd हाउस में, और 8th हाउस का स्वामी हो गया मंगल, तो खराब ही हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे जो कुंभ राशि है, तो सॉरी, जो 9 नंबर की राशि धनु राशि, और धनु राशि के साथ कौन सी राशि है, मीन राशि। तो जो गुरु है वो 2 केंद्र का स्वामी हो गया, केंद्राधिपति दोष लग गया। तो यहाँ शुभ तो होता है वो, लेकिन वही बात है कि वो 50-50 हो जाता है। ठीक है, तो केंद्राधिपति दोष लग गया, तो गुरु यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे शनि आ गया, क्योंकि मकर राशि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, वो एक त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन 6th हाउस का स्वामी भी साथ में, तो वो कंसीडर नहीं होगा। 12 की बात हम कर चुके हैं, 1 की बात हम कर चुके हैं, 2 की बात हम कर चुके हैं, 3 की बात हम कर चुके हैं। 11th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि का स्वामी, तो वो नहीं कंसीडर होगा। 12th हाउस का स्वामी सूर्य है, तो वो भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तुला लग्न पे। तो तुला लग्न पे देखिए कि जो शुक्र है वो 1st हाउस का स्वामी है, यानी वो शुभ हो गया। ठीक है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया, बट वो साथ में 8th हाउस का भी स्वामी है, इसलिए वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बनी। फिर मंगल है आपका, वो 2nd हाउस का स्वामी हो गया और 7th हाउस का स्वामी हो गया, तो वो कंसिडर नहीं होगा। गुरु आपका 3rd हाउस का स्वामी है और 6th हाउस का स्वामी है। ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। अब आपका जो शनि है, शनि एक केंद्र भाव का स्वामी है और एक त्रिकोण भाव का स्वामी है। तो तुला लग्न की कुंडली में जो शनि है वो पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। यानी अब देखो, एक वृषभ लग्न की, यानी शुक्र की दोनों राशियां, शुक्र की दोनों जो राशियां हैं, उनकी अगर लग्न होगी, यानी वृषभ लग्न या तुला लग्न होगी, तो वहां पर शनि जो होगा वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शनि हो गया, वो पूर्ण योगकारी स्थिति में हो गया। 5th हाउस का स्वामी और 4th हाउस का स्वामी है, त्रिकोण भाव का स्वामी है और केंद्र भाव का स्वामी है। ठीक है, देन गुरु की बात हम कर चुके हैं। मंगल आपका 7th हाउस का स्वामी है और साथ में 2nd हाउस, यानी ये भी हम बात कर चुके हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर शुक्र की बात हम कर चुके हैं। फिर बुध, तो बुध आपका त्रिकोण भाव का स्वामी तो है, बट साथ में 12th हाउस का भी स्वामी है, इसलिए कंसीडर नहीं होगा। चंद्रमा खाली केंद्र का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। और जो सूर्य है वो 11th हाउस का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। अब हम वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ पे शुभ फल देगा, क्योंकि वो उसकी जो एक राशि है वो फर्स्ट हाउस में है, और वहां पे वो त्रिकोण का स्वामी भी है और केंद्र भाव का भी स्वामी है, बट उसकी जो एक राशि है वो 6th हाउस में है, इसलिए वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बना पाएगा। ठीक है, देन गुरु है वो 2nd हाउस का स्वामी है, 5th हाउस का, यानी त्रिकोण भाव का स्वामी तो है, पर साथ में 2nd हाउस का स्वामी है, इसलिए कंसिडर नहीं होगा। देन शनि जो है वो 3rd हाउस का स्वामी है, केंद्र हाउस का स्वामी है, लेकिन साथ में 3rd हाउस का भी स्वामी है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। फिर उसके बाद मंगल की हम बात कर चुके हैं। शुक्र आपका 7th हाउस का स्वामी है और साथ में 12th हाउस का स्वामी है, तो ये तो कंसिडर होगा ही नहीं। ठीक है, फिर बुध आपका 8th हाउस का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। चंद्रमा आपका सिर्फ त्रिकोण का स्वामी है, तो ये थोड़ा मतलब योगकारी स्थिति नहीं बना पा रहा है, लेकिन और वो ये स्थिति में भी नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन वो फिर भी सिर्फ त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए सदैव शुभ वाले स्थिति में आ गया ये। ठीक है, तो सदैव शुभ होगा ये। ठीक है, देन सूर्य आपका केंद्र का स्वामी है, इसलिए कंसिडर नहीं होगा।
और ये बात हम कर चुके हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। कन्या राशि बुध के साथ कर चुके हैं और तुला राशि का शुक्र के साथ कर चुके हैं बात। तो ये वृश्चिक लग्न में जो है कोई भी पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बनती। अब धनु राशि आ गई, तो अब धनु राशि में वही बुध वाला चीज हम देख सकते हैं। धनु राशि में एक तो गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ठीक है। तो वो गुरु फर्स्ट हाउस का स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, बट वो साथ में एक केंद्र का भी और स्वामी है, तो वो केंद्राधिपति दोष भी आ जाता है साथ में। तो वो जो केंद्राधिपति दोष लगता है उस वजह से शुभता में कमी आ जाती है, ठीक है, और वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन पाती। तो धनु राशि हो गई। फिर हमारी शनि जो है वो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी है, तो कंसिडर नहीं होंगे। फिर मंगल जो है हमारे फिफ्थ हाउस के स्वामी है और साथ में 12th हाउस, यानी त्रिकोण के स्वामी तो है बट साथ में 12th के भी स्वामी है, तो वो कंसिडर नहीं होंगे। और यहाँ पे फिर शुक्र जो है वो 6th हाउस के स्वामी है और 11th हाउस के स्वामी है, तो कंसिडर नहीं होंगे। बुध जो है वो 7th हाउस के स्वामी है और 10th हाउस, यानी 2 केंद्र के स्वामी है, तो ये वही केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो ये अब यहाँ पे केंद्राधिपति दोष, यानी ये तो पहले ही डिपेंडेबल था शुभ में, ठीक है, देन उसमें केंद्राधिपति दोष और लग गया, तो ये और ज्यादा मतलब थोड़ा सा शुभता में और ज्यादा कमी आ गई। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको किसी भी कलर में बुध को नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने गुरु को नहीं लिखा था ना, इसी वजह से ये यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लग गया, तो बुध कंसिडर नहीं होगा। फिर 8th हाउस में चंद्रमा सिर्फ 8th हाउस का स्वामी है, अकेला है, तो ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, ये तो खराब भी हो गया, ठीक है। फिर देन इसमें 5th हाउस, अब यहाँ पे सूर्य कंसिडर शुभता में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ त्रिकोण का स्वामी है वो, उसकी कोई दूसरी राशि है नहीं और सिर्फ वो त्रिकोण का स्वामी है, तो वो कहीं ना कहीं शुभ फल, सदैव शुभ फल देने में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बुध की बात हो ही गई, शुक्र की बात हो गई, मंगल की बात हो गई हमारी, है ना। तो धनु लग्न में हम धनु लग्न में भी ये देखते हैं कि पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन पाएगी। अब हम आ जाते हैं शनि की लग्न में, जो कि है मकर लग्न 10 नंबर की। तो मकर लग्न में एक तो हम ये देखते हैं कि भैया शनि जो है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, तो वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी हो गया, और वो साथ में सेकंड हाउस का भी स्वामी है, तो शुभ तो देगा ही देगा, यानी वो शुभ तो फल देना ही है उसको। फिर गुरु आपका 3rd हाउस का स्वामी है और साथ में 12th हाउस का स्वामी है, तो 3rd हाउस और 12th हाउस का स्वामी हो गया, तो ये कंसीडर नहीं होगा। फिर जो मंगल है वो आपका केंद्र भाव का स्वामी है, 4th हाउस का स्वामी है, लेकिन 11th हाउस का स्वामी है साथ में, तो ये कंसीडर नहीं होगा। अब आपका जो शुक्र है वो 5th हाउस का स्वामी है और साथ में 10th हाउस का स्वामी है। एक त्रिकोण का स्वामी, 5th हाउस त्रिकोण भाव होता है, तो त्रिकोण का स्वामी, और 10th हाउस आपका केंद्र भाव होता है, तो केंद्र का स्वामी। तो जो शुक्र है वो मकर लग्न की कुंडली में एक त्रिकोण का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है, तो ये पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, शुक्र की लग्न में, शुक्र की दोनों राशियों में शनि पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है, तो शनि की जो दोनों राशियां होती है ना, उसमें शुक्र भी पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। दूसरी राशि की बात अभी हम करेंगे, ठीक है। तो शुक्र हमारा यहाँ पे पूर्ण योगकारी स्थिति बना रहा है, ठीक है। तो जब भी शुक्र की अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी, तो ये जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगी, ठीक है। देन बुध जो है आपका वो 6th हाउस का स्वामी है और साथ में 9th हाउस, त्रिकोण भाव का स्वामी तो है लेकिन साथ में 6th हाउस का स्वामी भी है, तो वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा कहीं ना कहीं, और कंसीडर नहीं होगा। देन जो चंद्रमा है वो 7th हाउस का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। सूर्य है वो 8th हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये अशुभ हो गया। और इसकी बुध की हम बात कर चुके हैं, शुक्र की हम बात कर चुके हैं, मंगल की हम बात कर चुके हैं, गुरु की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो मकर लग्न की कुंडली होती है वो, उसमें शुक्र जो है वो पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है, और उसी की तरह जो कुंभ लग्न की कुंडली होती है, यानी शनि की दूसरी राशि, उसकी जब लग्न होती है कुंभ लग्न, तो उसमें भी शुक्र जो है वो पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है, क्योंकि वो 4th हाउस का स्वामी होता है
और 9th हाउस का स्वामी होता है। तो ये जो शुक्र है वो कुंभ लग्न की कुंडली में भी पूर्ण योगकारी स्थिति बनाता है। उसके अलावा जो शनि है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, इसलिए वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी हो गया। तो जो दूसरी राशि 12th हाउस में बैठी है उसके जो बुरे रिजल्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये अच्छे फल ही देगा। ठीक है शनि। देन जो गुरु है वो 2nd हाउस का स्वामी है, साथ में 11th हाउस का स्वामी है, तो गुरु यहाँ पे वैसे कंसीडर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे मंगल की बात कर चुके हैं कि मंगल आपका 3rd हाउस का स्वामी होगा और 4th हाउस का स्वामी होगा, तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ केंद्र का स्वामी है। 3rd हाउस आपका न त्रिकोण है न केंद्र है। ठीक है। शुक्र की हम बात कर ही चुके हैं कि वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होगा। जो बुध है वो त्रिकोण का स्वामी है, बट वो साथ में 8th हाउस का भी स्वामी है, इसलिए वो कंसीडर नहीं होगा। चंद्रमा 6th हाउस का स्वामी है, तो वो अशुभ हो जाएगा। सूर्य 7th हाउस का स्वामी है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। बुध की हम बात कर चुके हैं, शुक्र की हम बात कर चुके हैं, मंगल की हम बात कर चुके हैं, गुरु की हम बात कर चुके हैं, शनि की हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुंभ लग्न की जो कुंडली होगी वहां पे शुक्र जो है वो पूर्ण योगकारी स्थिति बनाएगा। ठीक है। अब हम लास्ट अपनी मीन लग्न की बात कर लेते हैं। मीन लग्न में जो गुरु है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, जिसमें वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी हो गया। ठीक है। यानी फर्स्ट हाउस त्रिकोण भाव भी होता है और केंद्र भाव भी होता है। ठीक है। तो वो त्रिकोण का और केंद्र दोनों का स्वामी हो गया, लेकिन वो साथ में 10th हाउस का भी स्वामी है, और यहाँ पे वो 2 केंद्र का स्वामी होने से केंद्राधिपति दोष लग जाता है उसमें। ठीक है। तो वो केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से वो पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन पाती। तो मंगल जो है वो 2nd हाउस का स्वामी है और 9th हाउस का स्वामी, यानी 2nd हाउस और 9th हाउस। ठीक है। इसको भी हम मतलब एक शुभ स्थिति में ले सकते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं करा। लेकिन अगर कोई ग्रह जो है वो 2nd हाउस का स्वामी है या वो 11th हाउस का स्वामी है और साथ में वो त्रिकोण हाउस का भी स्वामी है, 2nd हाउस का स्वामी होना या 11th हाउस का स्वामी होना और साथ में एक त्रिकोण हाउस का स्वामी होना, ये भी अच्छी स्थिति बताता है। ये भी एक शुभ स्थिति होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करा क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता और मैं बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में नहीं समझाना चाहता, इस वजह से। ठीक है। तो इसको हम आगे समझते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो जो मंगल है वो 2nd हाउस का स्वामी है और त्रिकोण भाव का स्वामी है, इसलिए ये अभी कंसिडर नहीं कर रहा है इसको। फिर शुक्र है वो 3rd हाउस का स्वामी है और आपका 8th हाउस का स्वामी है, इसलिए कंसिडर नहीं होगा। बुध है वो आपका केंद्र भाव का स्वामी है और साथ में 2 केंद्र का स्वामी है। बुध आपका 2 केंद्र का स्वामी हो गया, केंद्राधिपति दोष लग गया, इसलिए वो शुभता में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। 50-50 हो जाएगा यहाँ पे शुभता जो है वो 50-50 हो जाएगी। ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पे जो है वो सिर्फ त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए सदैव शुभ स्थिति में आ गया। ठीक है। ये सदैव शुभ फल ही देगा। ठीक है। देन सूर्य आपका 6th भाव का स्वामी हो गया, ये एक अशुभ स्थिति हो गई। ठीक है। वैसे यहाँ के सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, मतलब कई मायने में अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं, बट वो यहाँ पे जो बुरे रिजल्ट्स होते हैं वो भी साथ में लेके ही आता है वो। ठीक है। देन जो बुध है उसकी हमने बात कर ही ली, शुक्र की हमने बात कर ही ली, मंगल की हमने बात कर ली, गुरु की हमने बात कर ली। लास्ट में जो शनि है वो 11th हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये मीन लग्न की कुंडली में भी कोई भी पूर्ण योगकारी स्थिति नहीं बन रही है। तो अब ऐसी 6 स्थितियां बन रही हैं, ऐसी 6 लग्न है हमारे पास जिसमें पूर्ण योगकारी स्थिति बनती है, जिसमें जो वृषभ लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली है उसमें जो शनि है वो पूर्ण योगकारी स्थिति में होते हैं। ठीक है। और चंद्र लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल योगकारी स्थिति में होते हैं। और मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र योगकारी स्थिति होते हैं।
तो इस तरीके से हमारी योगकारी स्थिति हो गई, और बाकी की जो लग्न होती है उसमें योगकारी स्थिति नहीं बनती। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर लग रहा है कि किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखना है और क्रमबद्ध तरीके से उसको अगर ये पाठ्यक्रम नहीं मिल पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो हमारे चैनल पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को उस व्यक्ति के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।